Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter, that is the Regimental Manner. It is written by Ruskin Bond, the great author Ruskin Bond. ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है। रस्किन बॉन्ड वैसे तो ब्रिटिशर्स हैं, बट वो इंडिया में ही अभी स्टे करते हैं। वो इंडिया में मसूरी में रहते हैं। काफ़ी उन्होंने पेट्स के बारे में लिखा है। बहुत सारे हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी है जो विच इज़ रिलेटेड टू पेट। उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है कह सकते हैं। एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स दे ऑल्सो लाइक टू टेम एनिमल्स एट देयर होम. So here it is a story not about Ruskin Bond, it is about Ruskin Bond's grandfather. ये स्टोरी उनके ग्रैंडफादर की है जब वो भारत आते हैं और भारत में इंडियन सोल्जर्स को ज्वाइन करते हैं एज ब्रिटिशर्स। तब कुछ घटना घटती है, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग बुक को रीड करते हैं, स्टोरी रीड करते हैं। बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है ये। इन माई ग्रैंडफादर्स टाइम, so in my grandfather's time, British soldiers working in India were very fond of keeping pets, and there were very few barracks rooms where pets were not to be found. Dog and cats were the most common, but birds were also great favorite. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे दादाजी के समय में, मेरे दादाजी ब्रिटिश सोल्जर्स में काम करते थे, बट वो इंडिया में स्टे करते थे। उस समय अधिकतर लोगों को, ये सोल्जर्स या वहाँ रहने वाले लोगों में ये देखा गया कि वे पेट्स, पालतू पशु को रखना बहुत पसंद करते थे। मोस्टली डॉग और कैट, बर्ड भी रखा करते थे, ऐसा नहीं कि बर्ड नहीं रखते थे। इन वन इंस्टांस, a bird was not only the pet of a barrack room but of a whole regiment. रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? आर्मी बटालियन जो होती है, उस आर्मी की जो एक ग्रुप होती है उसे कहते हैं रेजिमेंट। ओके, जो एक साथ परेड वगैरह करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिमेंट। सो अ बर्ड वॉज नॉट ओनली द पेट ऑफ अ बैरक रूम बट ऑफ अ होल रेजिमेंट. हिज ओनर वॉज माई ग्रैंडफादर, Private Bond, a soldier who had come out to India with the British Army. The bird was a manna, common enough in India, and grandfather named him Dickens after his favorite author. कुछ समय के लिए वो एक बर्ड जैसे कि सब पूरे रेजिमेंट के लोगों का ही पेट था, बट उसके ऑनर कौन थे? उसके मालिक मेरे दादाजी थे, जिनका नाम था प्राइवेट बॉन्ड। वो सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में। उन्होंने एक मैना पाला था। वैसे भारत में तो मैना कॉमन ही, आपने मैना देखा ही होगा, सुबह दिखता है ग्राउंड में बहुत ज़्यादा। और ग्रैंडफादर ने उन्हें अपने फेवरेट ऑथर, फेवरेट लेखक का नाम दिया डिकेंस। डिकेंस नाम से ही उनको बुलाया करते थे। किसको? अपने पेट को, अपने पेट मैना को। Dickens came into grandfather's possession when quite young, and he was soon a favorite with all the men of the barrack at Meerut, where the regiment was stationed. मेरठ में उनका रेजिमेंट स्टे कर रहा था, यानी रेजिमेंट वहाँ पोस्टिंग हुई थी। सो मेरठ वॉज हॉट डस्टी, मतलब बहुत ही गर्मी वाला एरिया था। जहाँ भी जाओ बहुत गर्मी है वहाँ पर मेरठ में। इसके अलावा बहुत स्पाइसी फूड वगैरह वहाँ के लोग खाया करते, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स हैं ना। तो अचानक भारत आते हैं ये ब्रिटिशर्स, जो प्राइवेट बॉन्ड है, वो जब भारत आते तो उनको टेस्ट, उनको इंडिया का समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ जो भी खाना बनता था वो बहुत स्पाइसी, तीखा होता था, मसालेदार होता था। द जनरल इन कमांड वॉज हॉट टेम्पर। जो जनरल थे, कमांडिंग ऑफिसर जो थे, वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड थे, यानी गुस्से वाले थे।
क्रस्टी, हॉट टेम्पर्ड एंड क्रस्टी मतलब इरिटेबल, मतलब असहनीय जिनको कहते हैं, वो गुस्से वाले भी थे और हम उनको सह भी नहीं पाते थे। कीपिंग अ पेट वॉज ऑलमोस्ट द ओनली रिक्रिएशन फॉर द मैन ऑन द बैरक। उस समय एक पालतू पशु को रखना मतलब रिक्रिएशन का काम होता था, यानी जो हमें प्लेजर दे, यानी एक ऐसा काम जो हमारे मन को शांत करे, भाए। बिकॉज इतना अच्छा वहाँ का परिवेश मुझे नहीं लगा। परिवेश इन द सेंस यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते कि दादाजी को यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर का एटीट्यूड, फिर खाना पीना, डस्टी मौसम, क्या कहते हैं, सराउंडिंग अच्छा नहीं लगा। बिकॉज ही वॉज टीम सो यंग, डिकेंस, डिकी करके उसको बुलाया जाता था, नेवर लर्न टू पिक अप फूड। वो बहुत छोटे से ही इन्होंने पाला था ना, तो वो उसको खुद अपना खाना चुन के खाना नहीं आता था। जब भी उसे भूख लगती तो वो दादाजी के शोल्डर में आकर बैठ जाती थी, दादाजी को पता चल जाता था, वो अपने हाथ में खाना लेते थे और उसके चोंच तक पहुंचाते थे, वो खा लेती थी। तो इस तरह से दादाजी ने उसे पाला था। डिकी वॉज नेवर केज, उसे कभी भी केज में रखा नहीं गया, क्योंकि एक बैरक था। बैरक यानी एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और वहाँ पर ओकेशनली वो इधर उधर घूमती रहती थी, जब मन चाहे किसी भी सोल्जर के बगल में जाके बैठ जाती थी और खेलती कूद। उसको कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया। एक दिन क्या होता है कि जनरल आते हैं इंस्पेक्शन के लिए कर्नल के साथ, और डिकी वॉज टू बी केज। अब उसको तो पिंजरे में बंद करना ही था, नहीं तो पता नहीं वो क्या क्या एक्टिविटी करेंगी, क्योंकि कमांडिंग जो ऑफिसर थे उनको पेट पालना ये सब पसंद नहीं, क्योंकि आफ्टर आर्मी की बात है, डिसिप्लिन को हार्म पहुंचेगा। ये सोचते हुए सबने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए, परेड होगी तो डिकी को केज में डाल दिया जाए, लॉक हिम अवे समवेयर। बॉन्ड ने उसे the colonel snapped, "We can't have him slapping all over the parade ground." कर्नल ने कहा कि इंस्पेक्शन होगा, इसको कहीं पर बंद कर दो चारों तरफ, नहीं तो पटर पटर घूमती रहेगी और कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी। डिकेन वॉज पुश्ड इनटू स्टोर रूम। अब स्टोर रूम में उसको रखा गया, किसी केज में नहीं, रूम में रखा गया। और जैसे ही कोई वहाँ पर कुछ सामान लेने जाता तो क्या हुआ, जैसे कोई सामान लेने गया तो डिकी वहाँ से निकल बाहर हुई। ये देखिए रेजिमेंट का सीन, सब लोग परेड कर रहे हैं। क्या हुआ, अचानक से डिकी तो बाहर निकल गई स्टोर रूम से और इधर उधर घूमने लगी। घूमते हुए क्या किया उसने, ये देखिए, ये जो जनरल है उसके सब लोग परेड कर रहे हैं, बॉन्ड के दादाजी भी परेड कर रहे हैं, और ये सामने देखिए जनरल है और उसके सर के ऊपर जो हेलमेट है उस पर जाकर वो बैठ गई, और बैठते बैठते क्या कहाँ करना अपना शुरू कर दिया उसने, चैटरिंग करना। तो उसी समय कर्नल के उसके बाद जाकर क्या की, वो कर्नल के शोल्डर में जाके बैठ गई, मतलब उड़ी जा रही इधर उधर। और कर्नल बहुत जोर से चिल्लाया, टेक दिस बर्ड अवे, इस बर्ड को भगा यहाँ से, फॉर गुड, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन, मुझे ये दोबारा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। अ डिसअपॉइंटेड प्राइवेट बॉन्ड, दादाजी बहुत डिसअपॉइंट हुए, रिटर्न टू द बैरक विद डिकी वंडरिंग व्हाट डू टू नेक्स्ट। To part with Dicky or even to cage him was out of the question. In the end, he decided to ask Colonel forgiveness for Dicky's behavior. The colonel gave Private Bond a patience hearing. Then he consulted his officer and decided that the bird could stay provided he was taken on as a serving member of the regiment. तो ये उसके सर पे बैठी आके हेलमेट में, उसने हेलमेट में जाके गंदा कर दिया उसने, और जो जो खाया था सब निकाला सर के ऊपर ही। इससे क्या हुआ, कर्नल गुस्सा हो गया और उसने कहा कि इसको हटाओ यहाँ से, या फिर इसको दूर करो मेरी नज़रों से। अब बॉन्ड जो थे वो नहीं चाहते थे कि इसको बंदी बना लिया जाए, बॉन्ड चाहते थे कि ये आज़ाद घूमे, इसीलिए बॉन्ड ने कर्नल से माफ़ी मांगने की सोची। और जैसे माफ़ी मांगने की सोची तो कर्नल ने कहा ठीक है, अब इसको हम लोग रेजिमेंट के किसी काम के लिए यूज़ करेंगे, इसको ऐसे खामखा उड़ने नहीं देंगे।
एक दिन क्या होता है कि दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डिकी चारों तरफ उसको ढूंढती है, उनको दादाजी को वो कहीं नज़र नहीं आते। हॉस्पिटल कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर था बैरक से। बहुत दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे तक ढूंढी लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद वो फाइनली घूमती रही इधर उधर इधर उधर। तीसरे दिन में वो सर्चिंग करते हुए फाइनली डिकेंस के पास डिकेंस सॉरी ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है। फ्रॉम देन ऑन फॉर अ लॉन्ग ग्रैंडफादर वॉज ऑन द सिक। ग्रैंडफादर अब बहुत दिनों तक बीमार रहे। डिकी स्पेंट हिज टाइम एट हॉस्पिटल। डिकी ने अपना सारा समय हॉस्पिटल में ही दादाजी के साथ बिताया। एन अपटर्न हेलमेट वॉज प्लेस्ड ऑन अ shelf for him near grandfather's bed. ग्रैंडफादर बेड के बगल में एक उल्टा करके एक हेलमेट को रखा गया जिसमें वो डिकी रहा करती थी, बैठा करती थी। दादाजी के पास ही वो ज़्यादातर रहती थी। एज सुन एज ग्रैंडफादर वॉज डिस्चार्ज, जैसे ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया, डिकेन लेफ्ट एज वेल एंड नेवर रिटर्न, नॉट इवन फॉर अ विजिट। डिकेंस को भी छोड़ दिया गया, डिकेंस भी चली गई, वो कभी वापस नहीं आई। इन 1888 द रेजिमेंट गॉट ऑर्डर टू प्रोसीड टू कैलकाटा en route to Burma, where it was to take part in an expedition. एक्सपेडिशन मतलब एक जर्नी जिसमें बैटल वगैरह होता है, युद्ध होता है, उसके लिए जब ट्रूप जाती है। तो 1888 की बात है। रेजिमेंट को कहाँ जाना था? पूरे बटालियन को जाना था कलकत्ता। कलकत्ता जाके क्या करना था? वहाँ पर रोड में वहाँ पर उन लोगों को बर्मा, उस वहाँ के रूट से बर्मा की तरफ जाना था। कलकत्ता से युद्ध की तैयारी वगैरह चल रही थी। ऑल पेट्स हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड एंड डिकिंस वॉज नो एक्सेप्शन। But Dickey had his own view on the subject. The regiment marched along the Grand Trunk Road. Dickens caught up on the third day. जिस जिस तीसरे दिन वो लोग जीटी रोड से जा रहे थे बर्मा की तरफ, तीसरे दिन अचानक से कहीं से डिकेंस आ जाती है। ही अराइव्ड इन कैंप की जो जर्नी चल रही थी उसमें वो आ जाती है, यानी उतने दूर से 100 किलोमीटर से वो आती है। डल, डिजेक्टेड, स्टार्विंग एज ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन बीइंग फेड बाय ग्रैंडफादर। ऐसे आती है जैसे कि वो बहुत थकी हुई है, भूख लगी है। मतलब सोचो, मेरठ से वो उड़ते हुए उनके पास पहुंची कैलकाटा। अगेंस्ट ऑर्डर डिकेंस सेट आउट फॉर बर्मा। डिकेंस को सोल्जर्स के साथ बर्मा भेजा गया। डिकेंस स्टे विथ हिज रेजिमेंट। उस रेजिमेंट के साथ वो रही, बैटल के लिए तैयारियां जो चल रही थी। ग्रैंडफादर एंड डिकेंस सर्वाइव द फाइटिंग एंड रिटर्न सेफली टू कैलकाटा। ग्रैंडफादर और डिकेंस ने जो लड़ाई वो लोग लड़ने गए थे बर्मा में, वो लोग जीतकर वापस आ गए। ग्रैंडफादर नाउ अ कॉर्पोरल। ग्रैंडफादर अब हाई रैंक में उनका प्रमोशन हो गया था। अब 6 महीने हो चुके थे। घर में छुट्टी लेके आए अलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ द रेजिमेंट। दिस मेंट सेलिंग होम टू। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड जाएंगे। कौन? चार्ल्स डिकेंस नहीं, बॉन्ड। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉयज, जब वो लोग पहली बार स्विस कैनल को पार करते हुए शिप में अपने घर जा रहे हैं इंग्लैंड, तो डिकी बहुत उनके साथ थी। एंड ही वॉज नो लॉन्गर टू बी सीन ऑन द सेल और ऑन द ब्रिज with the captain. He even lost interest in going to deck with grandfather. हुआ क्या था कि वो लोग जब शिप में चढ़े तो अपने घर जाने के लिए इंग्लैंड में, तो बीच में सेल करते हुए ऐसा एक एरिया आया जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और सर्दी के वजह से क्या हुआ, डिकेंस पता नहीं अचानक से कहीं गायब हो गया और वो कभी नहीं आया वापस। ठीक है। डिकेंस वॉज लाइड आउट इन अ हडली एंड
farmer's biscuit tin and buried at sea. अच्छा, फिर ढूंढने पर जब वो पाई गई शिप में मरी हुई पाई गई, यानी उसे वेदर सूट नहीं किया वहाँ का, फिर उसको एक डब्बे में बंद करके समुद्र के किनारे उसको दफना दिया गया. नॉट परहैप्स विथ फुल मिलिट्री ऑनर, पूरी मिलिट्री के सम्मान के साथ उसे दफनाया गया, बट सर्टेनली टू द साउंड ऑफ ग्रैंडफादर्स बैकपाइप्स प्लेइंग द लास्ट पोस्ट. सबने सम्मान के साथ डिकेंस को दफनाया, मिलिट्री सल्यूट दिया, पाइपिंग मतलब बाजे बजाए गए, जो बाजा जनरली आर्मी बजाते हैं उस तरह के. तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और ये बताया जाता है कि जब आप किसी पशु को, अपना पेट, अपनी तरह से उसको अपने रंग में ढल लोगे, या फिर आप इतना प्यार दोगे कि वो क्या होगा, कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं. आप भले कहीं 300-400 किलोमीटर दूर चले गए हो, जो कि हमने इस कहानी में देखा, लेकिन फिर भी वो आपका पीछा करते हुए आप तक पहुंच गई. ये है मैना. ठीक है, आप आई थिंक आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. रस्किन बॉन्ड के बारे में अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा आप लोग, और अपने से ही हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग करना है, क्योंकि अब मैं नहीं कराऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल हो, आप लोग अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हो. ओके, टिल देन गुड बाय.